जय हिंद दोस्तों। मैं चंदन सिंह सीएस टेक्निकल पे एक बार फिर से आप सभी पेरेंट्स का बेहद स्वागत करता हूं। बाल वाटिका 2 और क्लास 2 से लेकर के आगे की क्लासेस के लिए एडमिशन के लिए ऑफलाइन मोड में फॉर्म भरे जा रहे हैं जिन विद्यालयों में वैकेंसी है। तो पेरेंट्स अपने बच्चे के एडमिशन के लिए फॉर्म तो भर रहे हैं, लेकिन उनका सबसे एक महत्वपूर्ण सवाल है और डाउट आप कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे बच्चे के एडमिशन के लिए या रजिस्ट्रेशन के लिए। तो बहुत सारे पेरेंट्स पूछ रहे हैं कि हमें इसकी जानकारी चाहिए। तो थोड़ा सा मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके बताना चाहूँगा। अगर आपके पास टाइम है अभी फिलहाल में तो आप इस वीडियो को अभी देखिए, या बाकी आप बाद में अगर देखना चाहते हो तो आप इसको सेव करके रख सकते हैं और बाद में इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा तो मे भी शायद आपका 5 से 7 मिनट या 8 मिनट लग सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक, व्हाट्सएप पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मुझे वहां भी फॉलो कर सकते हैं और अपने सवालों के जवाब मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हैं, शुरू करते हैं। डॉक्यूमेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि आप बाल वाटिका के लिए अप्लाई करें या क्लास 1 से लेकर के 12 तक में एडमिशन के लिए अप्लाई करें, डॉक्यूमेंट्स एक ऐसी चीज है कि अगर आपके पास नहीं है तो आपके बच्चे के एडमिशन लिस्ट में नाम आने के बाद भी एडमिशन नहीं होता है। तो डॉक्यूमेंट्स जरूरी है, जाहिर सी बात है। तो शुरू से शुरू करेंगे। बाल वाटिका 2 के लिए भी सेम रहने वाला और क्लास 2 एंड अबव के लिए भी सेम रहने वाला है। तो आप मतलब अपने हिसाब से मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बता देता हूँ, और जिस कोटा और कैटेगरी के लिए आप एलिजिबल होंगे वो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा आपको। जनरली वैसे मैं किसी स्लाइड पे जाकर के आपको एक एक चीज समझाता था, लेकिन यहाँ पे मुझे खुद याद हो रखे हैं सारे डॉक्यूमेंट्स, तो इसलिए मैं आपको एक एक करके बताता जाऊंगा और आप समझते जाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपके पास होना चाहिए, आपके बच्चे का कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटो, करंट का, मतलब कि अभी फिलहाल का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल पुराना हो तो वो नहीं चलता है। आपके पास लेटेस्ट कलर पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए बच्चे का। ये नॉर्मली बन जाएगा, आप इसके लिए तैयार होंगे कि हाँ ये तो है। दूसरा आता है बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट। बाल वाटिका 2 और अदर क्लासेस के लिए अगर आप अप्लाई करने वाले तो बर्थ सर्टिफिकेट भी एक मैंडेटरी है जो कि आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उससे बच्चे का एज का क्लियर होता है कि बच्चा कितने साल का है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है केवीएस में जो है एज क्राइटेरिया बहुत बड़ा एक फैक्टर है, क्योंकि एक दिन भी अगर कम या ज्यादा होता है तो बच्चा एलिजिबल नहीं होता है केवी में एडमिशन के लिए। तो एज क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बर्थ सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उसी से आपकी पहचान होगी कि आपका बच्चा कौन सी क्लास के लिए एलिजिबल है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आता है आधार कार्ड। आधार कार्ड बच्चे का भी चाहिए होता है और बच्चे के माता और पिता में से किसी एक का भी चाहिए होता है। ठीक है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि आधार कार्ड भी हो। बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चे का भी आधार कार्ड अपडेटेड नहीं है। तो अगर नहीं है तो आप अपडेट करने के लिए अप्लाई कर दीजिए, और जो उसका रिसीट मिलेगा आप उसको यूज कर सकते हैं। प्लस जो आपके पास पुराना वाला है उस वाले आधार कार्ड की कॉपी आपको साथ में फॉर्म के साथ लगानी पड़ेगी। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। लास्ट में आपको कुछ और खास बातें बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा और जरूरी भी है कायदे से। तो ये तो हो गया यहाँ तक 3 आधार कार्ड तक। चौथा आता है कास्ट की बात। कास्ट की बात करने से पहले एक और बात, कि जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे के एडमिशन के लिए CWSN यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स से अप्लाई करने वाले हैं, डिफरेंटली एबल्ड कोटा से अप्लाई करने वाले हैं, तो उनके लिए बच्चे का डिफरेंटली एबल्ड होने का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि स्पेशल चाइल्ड होने का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आज एक पेरेंट का मैंने कमेंट पढ़ा था, उन्होंने बोला था कि बच्चे का 30% डिसेबिलिटी है लेकिन स्कूल वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि कम से कम 40% होना चाहिए तभी एडमिशन मिलेगा। तो देखिए केवीएस के एडमिशन की गाइडलाइन में कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं किया गया है कि 30% डिसेबिलिटी चाहिए, 40% चाहिए। आप चाहें तो खुद भी पढ़ सकते हैं। तो वहां पे कोई पर्टिकुलर इस तरह का जो है एक बेंच मार्क बोल दीजिए या एक सेट नहीं किया गया है कि इतने परसेंट अगर डिसेबिलिटी है तभी बच्चों का एडमिशन मिलेगा। तो ये एक अपवाद है, आप ये कह सकते हैं। तो आपके बच्चे का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए डीए कोटे से अप्लाई करते हैं तो। बाकी आप स्कूल से इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं कि अगर आपके बच्चे के एडमिशन में दिक्कत आती है तो कि कहीं पे कहाँ लिखा है प्लीज आप बताइए। तो ये आपको अपने हिसाब से मतलब देखना है। उसके बाद बात आती है कास्ट कोटे की। जो भी पेरेंट्स किसी कास्ट कोटे से अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे SC, ST, OBC, NCL, अगर आप इन 3 से अप्लाई करते हैं तो बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा। इस बात का ध्यान रखिए। कई स्कूलों में बच्चे का प्लस फादर का भी कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाता है, और जो पेरेंट्स ओबीसी एनसीएल से बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो बच्चे का भी ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट मांग लिया जाता है, और साथ ही साथ फादर का भी ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट मांग लिया जाता है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। जो भी पेरेंट्स जनरल कास्ट से होंगे तो उनको कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात का आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ एक और बात बता दूं कि जिस स्टेट के आप रहने वाले हैं, एग्जाम्पल के लिए अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो अगर आप यूपी के ही केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका यूपी का
कास्ट सर्टिफिकेट चल जाएगा। लेकिन जैसे ही आप यूपी से बाहर निकल के किसी अदर स्टेट में एडमिशन के लिए फॉर्म भरते हैं तो उस कंडीशन में आपको सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, या आपके पास सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट का लाभ लेना चाहते हैं या कास्ट कोटे का लाभ लेना चाहते हैं। तो बहुत सारे पेरेंट्स ये गलती करते हैं, इसलिए मैं आपको एडवांस में ही बता रहा हूँ कि अगर आप किसी अदर स्टेट में जाकर के एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं कास्ट कोटे से, तो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस बात का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा और बहुत जगह पर साथ में फादर का भी कास्ट सर्टिफिकेट मांग लिया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मदर का कास्ट सर्टिफिकेट किसी भी कंडीशन में नहीं चलता है, ये आप सभी पेरेंट्स को पता होना चाहिए बच्चे के एडमिशन को लेकर के और कास्ट कोटे का लाभ लेने के लिए, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आती है बात ईडब्ल्यूएस की। तो जो भी पेरेंट्स या जो भी फैमिली ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करती है, अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो आप उसके थ्रू एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक और बात जो मैं कास्ट वाले में बताना भूल गया था, वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप कास्ट कोटे से अप्लाई करते हैं और लेस देन 5 किलोमीटर में अगर आपका डिस्टेंस है स्कूल से घर तक का, रेडियस में ध्यान रखिएगा, स्कूल के 5 किलोमीटर रेडियस में अगर आपका घर आता है तो आप आरटी कोटे के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं कास्ट कोटे के थ्रू, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बट अगर आप कास्ट कोटे से अप्लाई करते हैं और डिस्टेंस आपका मोर देन 5 किलोमीटर या 8 किलोमीटर स्कूल वाइज अगर इससे ज्यादा है तो कायदे से आप आरटी कोटे के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप कास्ट कोटे से एलिजिबल रहेंगे, किसी भी कंडीशन में आप रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गई कास्ट कोटे की। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस से अपने बच्चे के एडमिशन के लिए फॉर्म भरते हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अगर करंट फाइनेंशियल ईयर का नहीं है तो आप लास्ट वाला भी यूज कर सकते हैं, जो 31 तारीख को एक्सपायर हुआ होगा बहुत सारे पेरेंट्स का, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन आपके बच्चे का अगर एडमिशन लिस्ट में नाम आ जाता है तब आपको करंट फाइनेंशियल ईयर का बनवा करके स्कूल में देना पड़ेगा, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात कि आपको ईडब्ल्यूएस का लाभ तभी मिलेगा या मतलब फायदा तभी मिलेगा जब आपका घर स्कूल से 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर होगा। अर्बन एरिया के केवी के लिए, यानी कि शहरी क्षेत्र का कोई केवी है तो उसके लिए 5 किलोमीटर के अंदर में, अगर आपका 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर में अगर आपका घर है तो आप आरटी कोटे के लिए एलिजिबल होंगे। और अगर कोई रूरल एरिया यानी कोई ग्रामीण क्षेत्र का कोई केंद्रीय विद्यालय स्कूल है तो उसमें लेस देन 8 किलोमीटर में अगर आपका घर होगा तब आप जो है आरटी कोटे के लिए एलिजिबल होंगे ईडब्ल्यूएस से। अगर ध्यान दीजिएगा कि किस कंडीशन में आपका ईडब्ल्यूएस किसी काम का नहीं रहेगा, ये भी आपको जानना चाहिए कि अगर आपका घर से डिस्टेंस मोर देन 5 किलोमीटर है अर्बन एरिया केवी के लिए और रूरल एरिया के केवी के लिए मोर देन 8 किलोमीटर है, तो इस कंडीशन में आपका ईडब्ल्यूएस किसी काम का नहीं रह जाता है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के थ्रू आप सिर्फ आरटी कोटे के लिए एलिजिबल होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा स्कूल से घर तक का रेडियस में तो इस कंडीशन में आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा, ये आपको पता होना चाहिए पेरेंट्स, ठीक है। वही अगर हम बात करें बीपीएल की, तो बीपीएल का भी सेम सीन है कि अगर डिस्टेंस क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करते हैं तभी आपको बीपीएल का फायदा मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए पेरेंट्स। जो ईडब्ल्यूएस के लिए मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया सेम एज इट इज आपका इसके लिए भी रहने वाला है, मतलब कि बीपीएल कार्ड के लिए भी रहने वाला है। दोस्तों अगेन आई रिपीट यू कि मतलब वीडियो थोड़ा लेंदी होगा, लेकिन मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप सभी को सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में सारी चीजें पता हो कि कौन कितना एक्सपायर चलेगा, कौन कितना एक्सपायर नहीं चलेगा। बहुत सारे पेरेंट्स इसको लेकर गलती कर देते हैं, पुराना डॉक्यूमेंट कोई होता है तो उसको लेकर गलती कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ओबीसी एनसीएल के लिए एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था कि ओबीसी एनसीएल की वैलिडिटी के बारे में कोई केंद्रीय विद्यालय स्कूल बोलता है कि 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, कोई बोलता है कि हम 3 साल तक का भी एक्सेप्ट कर लेंगे, जस्ट लाइक केंद्रीय विद्यालय भुवनेश्वर नंबर 3, उन्होंने अपने नोटिस में निकाला था कि हम 3 साल तक का मतलब ओबीसी एनसीएल एक्सेप्ट कर लेंगे, 3 साल से भी ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ये स्कूल वाइज थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो हम बात कर लिए ईडब्ल्यूएस हो गया, आपका बीपीएल का भी क्लियर हो गया। अब बात आती है एड्रेस प्रूफ की। एड्रेस प्रूफ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है पेरेंट्स, क्योंकि अगर आपको इसकी सही जानकारी नहीं है तो 99% चांसेस रहते हैं कि आपके बच्चे का एडमिशन नहीं होगा, अगर आपको सही जानकारी नहीं है तो। अगर आप चाहें तो मेरी किसी भी वीडियो में जाकर के आप देख लीजिए, स्पेशली लाइव सेशन वाली, उसमें मैक्सिमम पेरेंट्स के आपके कमेंट मिलेंगे, मतलब जो किए हैं कि मेरे बच्चे के एडमिशन लिस्ट में नाम आया था बट डिस्टेंस गलत हो गया, मोर देन 5 किलोमीटर हो गया, मोर देन 8 किलोमीटर हो गया, जिस कारण की बच्चों के एडमिशन नहीं मिल रहा है। ये क्यों होता है? गलत एड्रेस भरने की वजह से। पेरेंट्स के पास एड्रेस प्रूफ होता है स्कूल के आसपास का, लेकिन वो गलती से अपने कहीं होम टाउन जहाँ से 150-200 किलोमीटर दूर है वहाँ का एड्रेस भर देते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, और बच्चे के नाम आने के बाद भी एडमिशन नहीं होता है। तो एड्रेस प्रूफ आपका
स्कूल के नियर बाई का होना चाहिए। जितना नियर बाई का होगा उतना ज़्यादा आपको एडवांटेज रहता है, क्योंकि आप आरटी कोटे के लिए एलिजिबल हो जाते हैं अगर आप किसी कास्ट कोटे से आते होंगे या ईडब्ल्यूएस या बीपीएल से फॉर्म भरते हैं तो डिस्टेंस बहुत मैटर करता है। ठीक है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। डिस्टेंस घर से स्कूल तक का जितना नज़दीक होगा उतना ही ज़्यादा चांसेस रहते हैं आपके बच्चे के एडमिशन होने, क्योंकि आपके एक्स्ट्रा कोटा और कैटेगरीज लग जाती हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे एड्रेस की। तो एड्रेस में क्या होता है कि आपका आधार कार्ड चल जाएगा, वोटर आईडी चल जाएगा, अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल है पेरेंट्स के नाम का। ध्यान रखिए जितने भी एड्रेस प्रूफ बता रहा हूँ ये सब पेरेंट्स के नाम का ही होना चाहिए। चाचा चाची दादा दादी ताऊ किसी का नहीं चलता है, बस बच्चे के माता या पिता में से किसी एक का नाम का होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको बता दिया आधार कार्ड, वोटर आईडी, उसके अलावा आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल, वाटर सप्लाई का बिल, गैस रिसीट या गैस पासबुक की कॉपी, उसके अलावा बैंक पासबुक की कॉपी, उसके अलावा आपका रेंट एग्रीमेंट। अगर आपके पास रेंट एग्रीमेंट है तो रेंट एग्रीमेंट के साथ आपको हाउस ओनर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल करंट मंथ का आपको देना पड़ेगा। ध्यान रहे कि ऐसा नहीं कि 1 साल पुराना आप हाउस ओनर के इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे रहे तो वो नहीं चलेगा। अगली बात कि रजिस्ट्रेशन से पहले का आपका रेंट एग्रीमेंट भी होना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्कूल में जमा करेंगे उससे पहले का आपका रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। और ये वाली जो कॉन्सेप्ट है ना रेंट एग्रीमेंट वाली, ये मैंने खुद केवीएस के एक टीचर हैं मैंने उनसे क्लियर किया है। तो उन्होंने बोला था कि बहुत सारे पेरेंट्स ये गलती करते हैं कि रजिस्ट्रेशन के बाद का रेंट एग्रीमेंट लेकर के आते हैं तो हम उनका फॉर्म हाथों हाथ कैंसिल कर देते हैं, यानी कि एडमिशन कैंसिल कर देते हैं। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि रजिस्ट्रेशन से पहले का आपका रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। और कोशिश कीजिए कि रजिस्ट्रेशन के पहले का भी एक हो और उससे पुराना वाला भी आपके पास हो रेंट एग्रीमेंट। तो आप दोनों एक साथ लेकर के जाएंगे तो वो एक सॉलिड प्रूफ का काम करता है कि आप इस जगह पे बहुत टाइम से रह रहे हैं। और साथ में हाउस ओनर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल लगेगा। तो यहाँ पे क्लियर हो गया। अब जो पेरेंट्स सरकारी आवास में रहते हैं तो वो अपना गवर्नमेंट अकोमोडेशन, मतलब जो उनको लेटर मिला होगा, जो मतलब उनको क्वार्टर अलॉट हुआ होगा, तो उसका लेटर भी आप यूज कर सकते हैं एज अ एड्रेस प्रूफ। तो आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और कोई ऐसा एड्रेस जो कि गवर्नमेंट ने अप्रूव कर रखा है एज ए एड्रेस प्रूफ यूज करने के लिए, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं एड्रेस प्रूफ के लिए। ठीक है, बाकी अगर किसी को एड्रेस प्रूफ को लेकर के डाउट हो तो आप केवीएस के हेल्प डेस्क नंबर पे कॉल करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। सभी स्कूलों के द्वारा एक कमेटी बनाई गई है जिसको कि हेल्प डेस्क बोलते हैं, और उनको विद्यालय के द्वारा उन्होंने जो है एक नॉमिनेट कर रखा है कि ये सभी केवी में एडमिशन को लेकर कोई भी किसी पेरेंट्स के डाउट है तो ये आंसर करेंगे। फोन नंबर भी ऑलरेडी मेंशन है वहाँ पे, तो आप उस पर ही कॉल करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लियर हो गया यहाँ तक का कि एड्रेस प्रूफ क्या होना चाहिए। ठीक है, एड्रेस प्रूफ के बाद आता है सरकारी पेरेंट्स, जो अब अगर किसी कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो उनको जो है अपना सर्विस सर्टिफिकेट देना होगा जिस भी डिपार्टमेंट में, चाहे वो आप पैरामिलिट्री फोर्सेज में हो, चाहे बैंक में हो, चाहे आप पुलिस में हो, टीचर हो, कुछ भी अगर आप हैं, चाहे आप किसी विभाग में हो, तो आपको सर्विस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और अगर आपका लास्ट 7 ईयर्स में अगर आपके कोई ट्रांसफर्स हुए हैं तो नंबर ऑफ ट्रांसफर की सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा, तभी आपको उसका ज़्यादा फायदा मिलेगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है। किसी भी पेरेंट्स के 1 2 3 4 5 जितने भी ट्रांसफर हुए हैं आप उसको यूज कीजिए, क्योंकि उसके हिसाब से आपका लिस्ट में उतना ही नाम ऊपर हो जाएगा। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रांसफर उतने ही ज़्यादा एडमिशन लिस्ट में नाम ऊपर। तो इसलिए अगर किसी पेरेंट्स के 2 3 जितने भी ट्रांसफर हुए आप उसको यूज कीजिए और उस सर्टिफिकेट को बनवा करके आपको रखना है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स में एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट। जनरली जो है बाल वाटिका 1 2 और 3 के लिए जो है कंपलसरी किया गया था रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भी, जो बाल वाटिका 1 और 3 के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे गए थे उसमें मैंडेटरी था ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट, और साथ ही साथ क्लास 1 के लिए ऑप्शनल था। लेकिन अभी बहुत सारे पेरेंट्स के जो मैंने कमेंट पढ़े थे या बात हुई थी जिनसे, तो उन्होंने बोला कि स्कूल में बच्चे का ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट भी मांगा जा रहा है। तो आपके पास बच्चे का ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और साथ ही साथ टीसी की अगर हम बात करें तो टीसी आपके पास बच्चे का क्लास 8 तक अगर नहीं भी है तब भी आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे बर्थ सर्टिफिकेट के बिहाफ पे। लेकिन क्लास 9th एंड अबव के लिए अगर आप एडमिशन के लिए जाते हैं तो इस कंडीशन में बच्चे का टीसी मैंडेटरी होगा। बिना टीसी के, मतलब प्रीवियस क्लास के आपके पास अगर टीसी नहीं होगा तो इस कंडीशन में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद लास्ट में आता है पेरेंट्स कैटेगरी। ध्यान रखिए कैटेगरी को लेकर के बहुत सारे पेरेंट्स गलती करते हैं, इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैटेगरी 1 से लेकर के 6 तक होती हैं। मैक्सिमम विद्यालयों में कैटेगरी 1 से 5 होता है और लिमिटेड स्कूलों में जो है कैटेगरी 1 से 6 तक होता है। थोड़ा सा डिफरेंस भी आपको बताना चाहूँगा।
कि जो विद्यालय सिविल सेक्टर का है या डिफेंस सेक्टर का है तो उसमें टोटल 5 कैटेगरीज होती हैं। कैटेगरी 1 और 2 सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए होता है, कैटेगरी 3 और 4 स्टेट गवर्नमेंट के लिए, और कैटेगरी 5 नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कौन किस कैटेगरी में आएगा, सेंट्रल और स्टेट वाले, इसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज से 1-1.5 महीने पहले मैंने डाला था, ठीक है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर जिन विद्यालयों में कैटेगरी 6 है, मतलब कि 1 से लेकर 6 तक है, तो यहाँ पे थोड़ी कैटेगरी आपकी चेंज हो जाती है। जो कैटेगरी 1 हो जाता है वो उस प्रोजेक्ट या आईएचएल वाले स्टाफ के लिए हो जाता है जो वहाँ पे एम्प्लॉयज हैं या स्टाफ है। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई केंद्रीय विद्यालय स्कूल आईएचएल में या प्रोजेक्ट में है, एग्जाम्पल के लिए आईआईटी हो गया जैसे, तो अगर वहाँ पर है तो वहाँ के एम्प्लॉय को कैटेगरी 1 में एडमिशन मिलेगा उनके बच्चों के लिए। कैटेगरी 2 और 3 हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, कैटेगरी 4 और 5 हो जाएगा आपका स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, और कैटेगरी 6 हो जाएगा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में वो सारे लोग आ जाते हैं जो किसी सरकारी विभाग में नहीं है या सरकारी एम्प्लॉय नहीं है। सरकारी विभाग का मतलब ये हो गया कि अगर आपकी कोई सरकारी नौकरी नहीं है तो आप सारे कैटेगरी 5 में आएंगे। कुछ जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे होते हैं, किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो वो पेरेंट्स नहीं आते हैं गवर्नमेंट जॉब में। इस बात का आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो कैटेगरी आप गलत सेलेक्ट कर देते हैं तो आपके बच्चे का नाम आने के बाद भी आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, ये आपको क्लियर होना चाहिए पेरेंट्स, ठीक है। तो कैटेगरी आपने बिल्कुल सही चुननी है। गलत कैटेगरी चुनने का मतलब ये है कि आपके बच्चे के एडमिशन के चांसेस वही खत्म हो जाते हैं, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे कुछ डॉक्यूमेंट्स जो कि आपके पास होने चाहिए। सोचा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया, लेकिन अपनी तरफ से पूरा मैंने कोशिश किया कि आपको बताऊं। तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि वीडियो के लास्ट में कुछ खास बातें भी बताऊंगा आप सभी पेरेंट्स को, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि यदि आप बाल वाटिका 2 और क्लास 2 से लेकर के आगे क्लासेस के लिए ऑफलाइन मोड में फॉर्म भर रहे हैं, किसी भी क्लास के लिए भर रहे हैं अगर आप, तो ध्यान रखिएगा इस बात का कि आपको सभी कोटा और कैटेगरी जिससे भी आप एडमिशन के लिए अप्लाई करें, चाहे आप कास्ट कोटे से अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप ईडब्ल्यूएस से अप्लाई कर रहे हो, चाहे बीपीएल से अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप सर्विस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो, सभी डॉक्यूमेंट्स का जीरोक्स करके बर्थ सर्टिफिकेट, फोटो आपको फॉर्म पे लगाना है, उसके अलावा आधार कार्ड, उसके अलावा एड्रेस प्रूफ, उसके अलावा सर्विस सर्टिफिकेट, उसके अलावा आपका कास्ट सर्टिफिकेट, उसके अलावा आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, बीपीएल, और जो भी हैं जितने भी कोटा और कैटेगरी आप यूज कर रहे हैं अपने फॉर्म में, ध्यान रहे कि जितने कोटा और कैटेगरी आप यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैंने जितने बताए, जितने अभी डॉक्यूमेंट्स बताए सब, जो जो आप टिक करेंगे फॉर्म के अंदर, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको जीरोक्स करना है, और जीरोक्स करके आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ स्टेपल करके आपको स्कूल में जमा करना है। और ये जितने भी जीरोक्स होंगे आपके डॉक्यूमेंट्स, ये आप पेरेंट जो आप जो खुद हैं, आप इसको खुद जो है सेल्फ अटेस्टेड करके देंगे। ध्यान रहे कि पेरेंट्स ने जीरोक्स कॉपी को सेल्फ अटेस्ट करना है, और तब आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ स्टेपल करके स्कूल में आपने देना है, ठीक है। स्कूल में अगर स्टाफ के पास अगर आपका डायरेक्ट फॉर्म नहीं जाता है तो आप स्कूल के जो गार्ड होते हैं आप उनको फॉर्म दे सकते हैं, वो आपका ले जा करके अपने जहाँ पे भी उन्होंने बना रखा होगा वहाँ पर वो फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपके बच्चे का अगर नाम आता है तो आपको स्कूल के द्वारा कॉल आएगा। और जो भी सरकारी जॉब वाले पेरेंट्स हैं, आप भी अपना एडवांस में सर्विस सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, और नंबर ऑफ ट्रांसफर का भी, क्योंकि अगर आप अप्लाई करते हैं सर्विस कैटेगरी से तो आपको उसके डॉक्यूमेंट्स जीरोक्स करके साथ में लगाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है, गलती से भी गलती नहीं करना है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करना है। और जिन्होंने फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए, और व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार।